हर हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मैं तेरी हीर भाग 68। शक्ति बंदूक ताने शिवम के सामने खड़ा था। पहली बार उसके हाथ कांप रहे थे। उसकी आंखों में दर्द और बेबसी के भाव थे और एक टक पर शिवम को देखे जा रहा था। शिवम भी शक्ति की आंखों में देखने लगा। शिवम के चेहरे पर डर या अफसोस के कोई भाव नहीं थे। शक्ति कुछ देर वैसे ही शिव को देखता रहा और फिर बंदूक फेंक दी। वह घुटनों के बल गिर पड़ा और अपने चेहरे को अपने हाथों में छुपाकर रोने लगा। हमेशा खुद को मजबूत दिखाने वाला शक्ति शिवम के सामने कमजोर पड़ गया। मुरारी ने आकर शक्ति को उठाने की कोशिश की तो शिवम ने उसे रोक दिया और कहा, रोने दो इसे। बदले की भावना में इसने अपने माँ बाप के लिए ठीक से अपना दुख तक व्यक्त नहीं किया था। लेकिन भैया जी, सब में इसकी भी तो कोई गलती नहीं है ना। सब कुछ खोने के बाद इंसान या तो बेबस बनता है या बनता है बागी। मुरारी को शक्ति की इस हालत पर तरस आ गया। शिवम ने शक्ति को उसके कंधे से पकड़कर उठाया और कहने लगा, तुम्हारे माँ बाप को तो हम नहीं बचा पाए, लेकिन जिन्होंने उन्हें मारा था उन्हें हम खुद सजा दिलवा चुके हैं। वो कोई और नहीं बल्कि केसर था, जिसके खिलाफ इंस्पेक्टर को सबूत हमने दिए थे। शिवम के इतना कहते ही मुरारी हैरानी से उसे देखने लगा, क्योंकि शिवम ने उसे इस बारे में कुछ नहीं बताया था। शक्ति ने सुना तो अपने आंसू पोंछे और कहने लगा, हमें माफ कर दीजिए। अनजाने में हमने आपको इतना सब कह दिया। गुस्से और बदले की भावना में हम इतने बुरे बन गए कि सही और गलत में फर्क ही नहीं कर पाए। हमें बस उस इंसान का नाम जानना था जिसने हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया, और हमने प्रताप पर भरोसा कर लिया। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई सर, हमें माफ कर दीजिए। तुम काहे माफी मांग रहे हो? माफी तो हम चाहेंगे तुमसे कि सब जानते हुए भी हमने तुम्हें ये सब बताया, क्योंकि हम चाहते थे तुम्हें खुद इसका एहसास हो, ताकि तुम्हारे मन में कोई गलानी ना हो, शिवम ने कहा। शक्ति ने मुरारी की तरफ देखा और कहा, हम आपसे भी माफी चाहते हैं। हमने आपसे भी बदतमीजी से बात की। चलो माफ किया, पर आगे से ख्याल रखना, किसी की कही बात पर आंख बंद करके भरोसा मत करना, फिर चाहे वो हम ही क्यों ना हो, मुरारी ने कहा। शिवम शक्ति के पास आया और उसके कंधे पर हाथ रखकर कहने लगा, शक्ति, हम तुम्हें कोई दिलासा देना नहीं चाहते, ना ही तुम पर कोई एहसान करना चाहते हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि तुम ये सब गलत काम छोड़कर अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करो। तुम अभी जवान हो, तुम्हारे सामने तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी है। तुम्हें ये बुरे काम छोड़कर एक अच्छा इंसान बनना चाहिए, और इसमें हम तुम्हारी मदद करेंगे। तुम चाहो तो हमारी सीमेंट फैक्ट्री में काम शुरू कर सकते हो। एक अच्छी लड़की से शादी करके उसके साथ खुशहाल जिंदगी जी सकते हो। वक्त सब सही कर देता है शक्ति। हमने जो कहा उस बारे में सोचना कोई जल्दी नहीं है। तुम जब चाहो तब आ सकते हो। शक्ति खामोशी से सब सुनता रहा। शिवम ने किशोर को आवाज देकर अंदर बुलाया तो किशोर अंदर चला आया और कहा, हमें माफ कर दीजिए सर, हमने आपको समझने में बड़ी भूल कर दी। जब पहली बार हमसे मिले थे, हम तभी तुम्हारे इरादों को भांप गए थे किशोर, शिवम ने कहा। तो किशोर उसकी तरफ देखने लगा। शिवम ने आगे कहना जारी रखा, प्रताप की इतनी औकात नहीं है कि वो तुम जैसे ईमानदार ऑफिसर को खरीद पाए, इसलिए हमने तुम्हारी छानबीन शुरू करवाई और पता चला कि तुम शक्ति के कहने से शहर में आए हो उसकी मदद करने। तुम शक्ति के लिए काम करते हो, ये बात हम जानते थे, इसीलिए मुन्ना के हाथ हमने तुम्हें वो सबूत भिजवाए ताकि शक्ति का काम थोड़ा आसान हो और ये हम तक खुद पहुंचे। शिवम ने कहा तो मुरारी को दूसरा झटका लगा। ये बात भी शिवम ने उससे छुपाई थी। आप बहुत तेज हैं सर, लेकिन आपने ये सब क्यों किया हम अभी भी नहीं समझ पा रहे, किशोर ने कहा। क्योंकि हम नहीं चाहते थे हमारे बाद बनारस में कोई गुंडा पैदा हो। ये शहर हमारा घर है और इस घर की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी। इस शहर ने हमें बहुत कुछ दिया है किशोर। केसर जैसे लोग इस शहर की खूबसूरती पर दाग नहीं बन सकते, शिवम ने कहा तो किशोर मुस्कुरा उठा और कहा, सर, आज आपको दिल से सैल्यूट करने का मन कर रहा है। कहते हुए किशोर ने शिवम को सैल्यूट करना चाहा तो शिवम ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं किशोर,
गलत को गलत साबित करने के लिए हमने भी गलत रास्ते को चुना। हम इस सम्मान के हकदार नहीं हैं, पर आज से तुम अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करना। अगर किसी वजह से तुम्हें हम पर भी शक हो या हम गलत नजर आए तो हमें हमारी गलती का एहसास कराने में जरा भी मत हिचकिचाना। ये बनारस है, यहाँ कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं है। आज पता चला सर कि बनारस के लोग आपको इतना क्यों मानते हैं। हम अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से करेंगे, किशोर ने मुस्कुराते हुए कहा। शक्ति शिवम के सामने आया और कहा, गुनाह तो हमने भी किए हैं, क्या हमारे लिए कोई सजा नहीं है? शिवम मुस्कुराया और कहा, तुम्हारी सजा यह है शक्ति कि ये सब छोड़कर तुम्हें एक नई जिंदगी की शुरुआत करनी होगी। अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम्हारी पिछली सारी गलतियों को माफ कर देंगे। शक्ति ने कुछ नहीं कहा और वहां से जाने लगा तो शिवम ने कहा, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। शक्ति वहां से चला गया। किशोर ने भी शिवम से जाने की परमिशन मांगी और चला गया। मुरारी सदमे में था, उसकी पीठ पीछे इतना कुछ हो गया और उसे भनक तक नहीं लगी। शिवम ने उसे खोए हुए देखा तो उसके पास आकर कहा, मुरारी घर चलें? मुरारी जैसे नींद से जगा हो, वह एकदम से शिवम की तरफ पलटा और कहा, और काका छुपाए हो हमसे? कुछ भी नहीं छुपाए हैं मुरारी, शिवम ने सहजता से कहा। अच्छा, इतना बड़ा कांड किए और कहते हो कुछ नहीं छुपाए? आप हम पर भरोसा नहीं करते हो शिवम भैया, हमारे लिए आपका प्यार कम हो गया है। काहे नहीं बताया जी सब? अकेले ही सब झेलते रहे, है ना? मुरारी ने नाराज होकर कहा। नाराज काहे होते हो मुरारी? तुम दिन भर दूसरे कामों में इतना उलझे रहते थे, इसलिए हमने ये संभाल लिया। हम तुमको परेशान करना नहीं चाहते थे। शिवम ने मुरारी को मनाते हुए कहा। अच्छा, आज ये सब परेशानी हो गई, आप बदल गए हैं भैया। मुरारी अच्छा खासा नाराज था। अरे जे का बात हुई, और हम साले शादी के बाद नहीं बदले तो अब का बदलेंगे? अब जो गुस्सा छोड़ो और घर चलो, सब ठीक हो चुका है। वैसे हमारे पास तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है। शिवम ने मुरारी के कंधे पर हाथ रखकर वहां से बाहर आते हुए कहा। खुशखबरी? भाभी फिर से मां बनने वाली है का? ए भैया, जे उम्र में वंश मुन्ना के छोटे भाई बहन आएंगे, अच्छा थोड़े ना लगेगा। मुरारी ने शिवम की बात पूरी सुनी ही नहीं और अपनी तरफ से कुछ भी बकबक करने लगा। अभी खींच के देंगे तो कंटा बुद्धि आ जाएगी तुमको, मतलब पूरी बात भी नहीं सुनोगे और कुछ भी बकैती करोगे। शिवम ने गुस्सा होकर कहा। अच्छा बताइए, वो फ्लो में थोड़ा ज्यादा बोल गए, बताइए। मुरारी ने झेपते हुए कहा। कल शाम बनारस में जलसा रखे हैं और चीफ गेस्ट तुम हो, तो थोड़ा तमीज से आना, पिछली बार की तरह नौटंकी मत करना, शिवम ने कहा। अरे भैया, दिल खुश कर दिए जे कही के तुम तो। वैसे बिजली भी आएगी का? मुरारी ने एक्साइटमेंट के चलते कहा तो शिवम ने घूरते हुए कहा। सुधर जाओ मुरारी, जो उम्र में हमसे मार खाते अच्छे नहीं लगोगे तुम। अरे भैया, मजाक कर रहे थे, अब मजाक भी नहीं करे क्या? कर सकते हैं ना? मुरारी ने बात संभालते हुए कहा। ठीक है, गाड़ी में चलकर बैठो, शिवम ने मुरारी से कहा और ड्राइवर से गाड़ी चलाने को कहा। शिवम से मिलने के बाद शक्ति को थोड़ा अच्छा लगा। वह अपने घर चला आया। उसे देखते ही विष्णु ने कहा, अरे शक्ति भैया, आओ आओ, सही टाइम पर आए हो, मालिक ने बहुत ही बढ़िया खाना भिजवाया है। शक्ति ने एक नजर खाने को देखा। उसने बिना कुछ कहे चुपचाप वो खाना उठाया और उसे कचरे के डिब्बे में डाल दिया। अरे ये क्या किया तुमने? सारा खाना कचरे के डिब्बे में काहे डाल दिया? विष्णु ने हैरानी से कहा। आज से हम मालिक के लिए काम नहीं करेंगे। शक्ति ने अपनी जेब से सिगरेट निकालकर मुंह में रखते हुए कहा। क्या हुआ शक्ति? कल तक तो तुम उनका हर हुक्म मानते थे, फिर आज ये अचानक से क्या हो गया? विष्णु ने कहा। शक्ति ने अपनी जेब से एक लिफाफा निकाला और विष्णु को देकर कहा, इसमें कुछ पैसे और तुम्हारे गांव की ट्रेन की टिकट है। कल सुबह तुम अपने गांव के लिए निकल जाना। जे क्या कह रहे हो तुम? हम तुमको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, विष्णु ने कहा। विष्णु, हमारी बात मान लो, हमारा अब इस शहर में रुकने का मकसद खत्म हो चुका है।
हम कभी भी ये शहर छोड़कर जा सकते हैं। हम नहीं चाहते हमारे दुश्मन हमारे पीछे से तुम्हें नुकसान पहुंचाए। शक्ति ने सिगरेट के कश लगाते हुए कहा, अच्छा तो क्या हमारा साथ यहीं तक था? तुम्हारा मतलब खत्म हो गया तो छोड़कर चले जाओगे? हाँ हाँ जाओ, लगते ही कहाँ हैं हम तुम्हारे। लेकिन हम जिस शहर छोड़कर नहीं जाएंगे। विष्णु ने कहा तो शक्ति को गुस्सा आ गया और उसने विष्णु पर हाथ उठा दिया और तेज आवाज में कहा, क्योंकि भाई मानते हैं तुम्हें। जैसे अपने माँ बाप को खो दिया वैसे तुम्हें नहीं खोना चाहते। उन लोगों की दुश्मनी हमसे है और हम नहीं चाहते कि तुम्हें कुछ हो, इसलिए कल सुबह यहां से चुपचाप चले जाओ। शक्ति के मुंह से पहली बार अपने लिए भाई शब्द सुनकर विष्णु की आंखों में आंसू आ गए। उसने नम आंखों से शक्ति की तरफ देखा और कहा, और काशी का क्या होगा? क्या तुम उसे छोड़कर भी चले जाओगे? काशी का नाम सुनते ही शक्ति के हाथ रुक गए। वह सिगरेट का आखिरी कश नहीं ले पाया और सिगरेट उसकी उंगलियों के बीच में ही अटकी रही। शक्ति की आंखों के सामने काशी का उदास चेहरा आ गया जब वह उससे आखिरी बार मिली थी, और अगले ही पल काशी की आवाज उसके कानों में गूंजी, हमसे प्यार न करने की कोई और वजह बताते तो हम जिंदगी भर तुम्हारा इंतजार करते, लेकिन जब तुमने कहा कि तुम हमारे पापा को मारना चाहते हो, समझो उसी पल हम तुम्हें भूल गए। शक्ति की तंद्रा तब टूटी जब उंगलियों में पकड़ी सिगरेट से उसकी उंगलियां जलने लगी। उसने सिगरेट बुझाकर फेंक दी और विष्णु की तरफ देखकर सख्त स्वर में कहा, कल सुबह 7 बजे की ट्रेन है, अपने गांव चले जाना। कहकर शक्ति वहां से निकल गया। कमरे से बाहर निकलकर वह संकरी गली में चला आया। काशी का नाम सुनकर शक्ति फिर बेचैन हो उठा। उसने जेब से सिगरेट निकाली और फिर मुंह में रख ली। शक्ति इस वक्त बहुत बेचैन था, इसलिए ना चाहते हुए भी वह 80 घाट की तरफ चला आया। रात के 10 बज रहे थे, काफी ठंड थी और इस वक्त घाट पर कोई नहीं था। शक्ति सीढ़ियां उतरते हुए सबसे आखिरी सीढ़ी पर आया और खाली आंखों से दूर तक फैले पानी को देखता रहा। आज ये घाट का पानी उसकी आंखों को सुकून पहुंचाने के बजाय उसकी आंखों में चुभ रहा था। आसमान में चांद चमक रहा था। शक्ति वहीं खड़ा ठंड से अपने हाथ सहला रहा था। उसके होंठ कांप रहे थे, लेकिन शक्ति को ठंड का कोई एहसास नहीं था। वह खुद से ही कहने लगा, हमने काशी का दिल दुखाकर बहुत बड़ी गलती की है। जो कुछ हो रहा है उसमें काशी का क्या दोष? उससे प्यार करते हैं, ये सच होते हुए भी हमने हमेशा उसे नजरअंदाज किया, उसे दुख पहुंचाया, क्योंकि हम उसे खोना नहीं चाहते थे। हम कभी नहीं चाहेंगे हमारे पूरे कामों की परछाई भी उस पर पड़े। कहते हुए शक्ति की बाईं आंख से आंसू निकलकर पानी में जा गिरा। शक्ति ने सीढ़ियों की तरफ देखा, दूर तक वहां कोई नहीं था। शक्ति वहीं सीढ़ियों पर बैठ गया और बड़बड़ाने लगा, ऐसे तो जब देखो तब बिना बुलाए आ जाती थी। आज जब हम उसे याद कर रहे हैं, हमें उसकी जरूरत है, तो वो नहीं आई। कितनी पागल लड़की है ना ये काशी। हमें देखा और हमसे प्यार कर बैठी। हमने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है, हमें तुमसे मिलना है, तुमसे माफी मांगनी है, हमें तुम्हें बताना है कि हम तुम्हें कितना पसंद करते हैं। पर शायद अब तुम हमसे मिलना नहीं चाहोगी, लेकिन हम इंतजार करेंगे। कहते हुए शक्ति वहीं सीढ़ियों पर लेट गया। काशी के बारे में सोचने लगा। काशी के साथ बिताए एक एक पल उसकी आंखों के सामने आने लगे। काशी से बचपन में मिलना, काशी का उसके आंसुओं को पहुंचना, घाट पर काशी से टकराना, उसके साथ चाय पीना, काशी को अपनी ओर खींचकर गले लगाना, उसका काशी के होंठों को छूना, सब एक खूबसूरत याद बनकर उसकी आंखों के सामने घट रहा था। और ये सोचते हुए शक्ति मुस्कुरा उठा। इतने सालों में ये पहली बार था जब शक्ति का मन हल्का था और वह पूरे दिल से मुस्कुराया था। काशी अपने घर की छत पर दीवार से पीठ लगाए खड़ी थी। वहीं कुछ दूर काशी के बगल में मुन्ना खड़ा था। दोनों खामोश, और फिर कुछ देर बाद मुन्ना ने कहा, काशी क्या हुआ है तुम्हें, हमें नहीं बताओगी? देखो काशी, हम दोनों दोस्त हैं। एक बड़े भाई होने के साथ साथ हम तुम्हारे अच्छे दोस्त भी हैं। जो बातें तुम घर में किसी से नहीं कह सकती वो खुलकर हमें बोल सकती हो। हम वादा करते हैं हम उन्हें समझेंगे। काशी शक्ति की वजह से अपसेट थी,
ये बात वह मुन्ना को बताने में डर रही थी। मुन्ना थोड़ी देर पहले ही किसी काम से घर आया था। उसने काशी को उदास देखा, इसलिए वह उसे लेकर छत पर चला आया। हालांकि ठंड थी, लेकिन वह जानता था कि इस जगह कोई इतना आता जाता नहीं है। काशी खामोश रही। उसने मुन्ना की बात का कोई जवाब नहीं दिया। तो मुन्ना ने फिर कहा, हम तुम्हारे किसी दोस्त से पूछे क्या? वो सब तो जानती होगी ना? नहीं मुन्ना भैया, उनसे कुछ मत पूछिएगा, काशी ने जल्दी जल्दी में कहा। तो फिर तुम बताओ काशी की क्या बात है? तुम बेझिझक हमसे कह सकती हो, मुन्ना ने कहा। तो काशी को थोड़ी हिम्मत मिली। उसने शक्ति से पहली बार मिलने से लेकर आखिरी बार मिलने तक की सारी बातें बता दी, सिवाय किसके। मुन्ना की बहन होने के नाते वह उसके सामने ऐसी किसी बात का जिक्र करना नहीं भी चाहती थी। साथ ही उसने शिवम को मारने वाली बात भी छुपा ली, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि मुन्ना या वंश में से कोई भी शक्ति को नुकसान पहुंचाए। मुन्ना ने सब सुना। उसे काशी का दिल टूटने की बात पता चली तो उसे बहुत दुख हुआ। हालांकि काशी उसकी छोटी बहन थी और वो ये भी जानता था कि काशी अभी मासूम है। शायद इसलिए उसने इतनी जल्दी सब फैसले ले लिए और किसी को बताया भी नहीं। तुमने हमें ये पहले क्यों नहीं बताया? मुन्ना ने काशी की तरफ देखकर कहा। हम डर गए थे, हमें लगा घर में कोई हमारी बात नहीं समझेगा, इसलिए हमने किसी से कुछ नहीं कहा। हम बहुत कंफ्यूज थे, सब इतनी जल्दी जल्दी में हुआ, काशी ने डरते डरते कहा। यहां आओ, मुन्ना ने कहा। तो काशी उसके सामने चली आई। मुन्ना ने काशी के कंधों को अपने हाथों में पकड़कर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, इस उम्र में किसी से आकर्षित होना सामान्य बात है काशी। हम तुम्हें गलत नहीं समझ रहे, ना ही तुम्हारी भावनाओं को गलत बता रहे हैं, लेकिन अभी तुम बहुत मासूम हो। तुम बहुत जल्दी लोगों पर भरोसा कर लेती हो, बिना ये जाने कि वो तुम्हारे लायक है भी या नहीं। जिस लड़के की बात तुम कर रही हो, उस लड़के से शायद हम कभी नहीं मिले होते तो हमें ये सब पता होता। तुमने कहा कि उसे तुम्हारी भावनाओं की जरा भी परवाह नहीं है। ऐसे में हम तुमसे यही कहेंगे काशी कि यह प्यार नहीं है, ये महज एक आकर्षण है, जिसे भूलकर तुम्हें अपनी पढ़ाई और अपने भविष्य पर ध्यान देना चाहिए। उसे भूलने की कोशिश करो, बाकी हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। कहते हुए मुन्ना ने काशी के सर को थपथपा दिया। मुन्ना की बातों में भी एक सच्चाई थी, लेकिन काशी की भावनाएं झूठी नहीं थी। उसे शक्ति से प्यार हो चुका था, ये बात वह जानती थी। उसने मुन्ना की बात पर हामी भरी और फिर उसके सीने से लगते हुए कहा, मुन्ना भैया, आप हमसे नाराज तो नहीं है ना? इस दुनिया में हम सबसे नाराज हो सकते हैं काशी, लेकिन तुमसे नहीं। कहते हुए मुन्ना उसके बालों को सहलाने लगा, लेकिन उसके जहन में चलने लगा एक नाम, और वो नाम था शक्ति। तो दोस्तों, ये था मैं तेरी हीर भाग 68। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए, क्या शक्ति काशी से मिलकर उसे सब सच बताएगा? क्या शक्ति को फंसाने के लिए प्रताप चलेगा कोई नई चाल? क्या मुन्ना काशी के लिए शक्ति को मनाएगा या जताएगा अपनी नफरत? जानने के लिए सुनते रहिए मैं तेरी हीर। बीते दिनों में वेबसाइट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हो रही थी, इसीलिए मैं थोड़ा बिजी थी और पार्ट्स जो है वो रेगुलर नहीं पोस्ट कर पा रही थी। बट अब से कोशिश करूंगी कि कहानी के पार्ट्स आपको रेगुलर मिलते रहें, क्योंकि कहानी अब बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। सो सुनते रहिए मैं तेरी हीर, मेरे यानी संजना के साथ।